हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 10th मैथ्स की तैयारी कर रहे थे मेरे भाई। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग जो है फाइंड कर रहे थे मेरे भाई। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में आज हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, कब ट्रायंगल सिमिलर कहा जाता है और सिमिलैरिटी पर बेस्ड सवाल ट्रायंगल से कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। ये सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है मेरे भाई। सबसे पहले हम ये जानेंगे मेरे भाई कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर वैसे दो ज्योमेट्रिक फिगर को कहते हैं जिसका शेप और साइज दोनों का दोनों एक जैसा हो, वैसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। लेकिन सिमिलर फिगर किसको कहा जाता है, तो वैसे दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनके शेप तो एक जैसे हों लेकिन साइज उनका डिफरेंट हो, यानी शेप दिखने में वो एक जैसा हो लेकिन उनका साइज अगर अलग अलग है तो वो सिमिलर कहलाएगा। लेकिन शेप और साइज दोनों का दोनों एक ही जैसा है दोनों फिगर का, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है मेरे भाई। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो ऐसा दो ट्रायंगल जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो। जैसे कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, या फिर ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब कि सामने सामने का एंगल मेरे भाई, ये इसका वाला ये और लास्ट वाले का ये, अगर ये तीनों एंगल आपस में बराबर है तो ऐसे फिगर को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अगर ये एंगल भी बराबर हो और ये साइड का रेशियो, जैसे कहने का मतलब ये दो ट्रायंगल है ABC और ये है PQR, अगर इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में हो, यानी सेम रेशियो में हो, जो मेरा AB हो और जो मेरा PQ हो, इन दोनों का रेशियो जो है मेरा बराबर होना चाहिए। जो मेरा BC हो वही मेरा QR हो, जो मेरा ये वाला BC हो वही मेरा QR हो, और जो मेरा AC हो वही मेरा PR हो। यानी इन तीनों का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाता है, एक जैसा तीनों का रेशियो दिखने लगता है, तब उस स्थिति में हम फिगर को सिमिलर कहते हैं मेरे भाई। तो सिमिलर ट्रायंगल कब हो सकता है, कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर हम तब कहेंगे जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर हो, यानी सामने सामने का एंगल बराबर हो, या फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है आपस में बराबर होना चाहिए। यानी इसका साइड और इसका साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो, इधर वाले साइड और इधर वाले साइड का रेशियो जो है तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो वो फिगर सिमिलर कहलाता है मेरे भाई। इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, या फिर जिसको हम और एक नाम से जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में BPT भी कहते हैं मेरे भाई। आइए उसको देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है और उस थ्योरम को अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे प्रूव करेंगे मेरे भाई। ये है थेल्स थ्योरम मेरे भाई, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसमें से ये कहा गया कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई एक लाइन है जो कि ड्रॉ किया गया एक ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल, तो वो लाइन क्या है, उस लाइन का नाम है DE, जो कि BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया DE ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और दो साइड जो ट्रायंगल के हैं AB और AC, इन दोनों के अलग अलग पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है, यानी कि काटता है। तो आपको बताना है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो आपको बताना है कि जो दो साइड्स पर जिस पॉइंट जो दो साइड के पॉइंट थे जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये साइड टुकड़ा टुकड़ा बचा, ये जो साइड टुकड़ा टुकड़ा बचा, इन दोनों का रेशियो सेम होता है मेरे भाई। ये आपको बताना है, यानी आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है कि आपका जो साइड का रेशियो है यानी AD अपॉन जो DB है वो बराबर है AE अपॉन EC के। समझ में आया मेरे भाई। सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल ये कहा कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया जो किसी एक साइड के पैरेलल हो गया, वो लाइन हमने DE ड्रॉ किया जो कि BC के पैरेलल हो गया। फिर उसके बाद कहा कि अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है तो दो बाकी जो साइड बच गया उस पर दो पॉइंट्स हैं, दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि उन साइड्स को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं। तो आपको बताना है कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जो साइड जो दो टुकड़े में हुआ, यानी ये वाला और ये आधा टुकड़ा, इधर का आधा टुकड़ा और ये इधर का आधा टुकड़ा, ये दोनों का रेशियो जो है वो आपस में बराबर होता है। ये आपको बताना है मेरे भाई, और यही है थेल्स थ्योरम, जो कि आपको ध्यान से इस थ्योरम को सीख कर जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता ही आता है मेरे भाई। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहें, किसी भी ट्रायंगल का एरिया,
तो एक ट्रायंगल में 3 हाइट होता है मेरे भाई, या तो आप इधर से हाइट ड्रॉ कर दो, या तो आप इधर से हाइट ड्रॉ कर दो, या फिर इस पॉइंट से आप हाइट ड्रॉ कर दो। एक ट्रायंगल में 3 हाइट होता है मेरे भाई, और हम 3 बार उसका एरिया निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी कि तीनों हाइट का इस्तेमाल करके बेस अलग अलग होगा। एक बार ये बेस होगा तो ये सामने वाला हाइट होगा, अगर आप इसको बेस मानोगे तो ये वाला लाइन हाइट होगा, और आप इसको बेस मानोगे तो इधर वाला लाइन जो है वो आपका हाइट होगा। एक ट्रायंगल में हम 3 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, और 3 तरीके से हम हाइट को भी ड्रॉ कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान लगे हाथ रखना है कि अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जैसे मेरे भाई जिसमें लाइन परपेंडिकुलर ना बनता हो, जैसे स्केलेन ट्रायंगल हो, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा हो, जैसे मान लिया कि वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, थोड़ा ऐसा ट्रायंगल है, तो कोई भी तिरछा ट्रायंगल जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है मेरे भाई, तो उसका हाइट जो है वो बाहर की ओर बनता है। किधर बनता है? बाहर की ओर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऐसा स्केलेन ट्रायंगल हो जिसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं हो पाए उसके वर्टेक्स से, तो हमेशा आपको याद रखना है कि उसका हाइट जो है वो बाहर में भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि यही दोनों का इस्तेमाल करके हम थेल्स थ्योरम को आज प्रूव करने वाले हैं मेरे भाई। कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि क्या क्या सवाल में आपको गिवन है। तो गिवन जो है पहले आपको वो लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल इन विच ये DE जो है वो पैरेलल है मेरे भाई BC का। ये आपने फिगर में देखा, और इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा एंड जो DE है, DE वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स वो AB को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये AB लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, और AC को भी डिवाइड कर रहा है। किस नाम से? तो पॉइंट D एंड E के नाम से जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है मेरे भाई। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये किसी भी फिगर में जो डॉटेड लाइन होता है मेरे भाई वो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी आपको उसके लिए भी लिखना पड़ेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है। तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमने B को E से मिलाया है और C को D से मिलाया है लाइन। उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि जॉइन BE एंड CD। हमने BE और CD को ज्वाइन कर दिया, आपस में मिला दिया है। और उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ किया है मेरे भाई। तो इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि किसी भी फिगर में जो डॉटेड लाइन होता है वो कंस्ट्रक्शन होता है मेरे भाई, यानी उसको आपने अपनी तरह से जो है उसको ड्रॉ किया है। इसके लिए आपको एक लाइन इसमें और भी लिखना पड़ेगा, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। आपने क्या किया है? DM को परपेंडिकुलर किया है जो कि AC साइड पर है, और आपका EN जो है वो परपेंडिकुलर है, वो AB साइड पर है मेरे भाई। ये आपको याद रखना है। और जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको आपको ऐसे लिख देना है मेरे भाई। ये L हमने नाम दिया तो इसका भी नाम हम L कर लेते हैं। ये M हमने कर दिया था, ये L नाम है इसका। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं मेरे भाई। अब इसके लिए हम प्रूफ इसको कैसे करेंगे, तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल करके प्रूफ करेंगे मेरे भाई। कैसे? उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, आते हैं प्रूफ में। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे मेरे भाई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे? तो AD और E का एरिया हम निकालना चाहेंगे। यहाँ से AD और E का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई हाफ इनटू बेस। बेस मेरा क्या है? अगर हम AD को बेस मानते हैं तो मेरा हाइट क्या होगा? ये EL मेरा हाइट होगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि इसमें एक हाइट तो और भी है मेरे पास, है ना, उसका भी हम एरिया निकालेंगे। अगर फिर उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें DB और E का, तो हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम DB और E का निकालना चाहें तो क्या होगा मेरे भाई? ये भी होगा हाफ इनटू बेस मेरा क्या होगा? ये DB और E ट्रायंगल लिए हैं, इसके लिए मेरा बेस क्या होगा मेरे भाई? तो वो बेस होगा DB, ये वाला मेरा बेस होगा। और आप इस गौर से इस ट्रायंगल को देखो तो इसके लिए जो हाइट होगा मेरे भाई ये बाहर वाला हाइट होगा, EL इसका हाइट होगा मेरे भाई। क्या होगा? EL जो है वो हाइट होगा। अभी हम लोग सीखे कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल,
इसमें हाइट अगर आप देखना चाहो तो आप परपेंडिकुलर हाइट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा मेरे भाई, बाहर वाला जो हाइट होगा यही इसका हाइट कहलाएगा, यानी EL इसका हाइट होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपने ये दो काम किया। जैसे ही आपने ये दोनों का एरिया निकाला, अब इसका जब आप रेशियो निकालोगे, यानी इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, जब इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे मेरे भाई, तो दोनों का एरिया आपको आपस में लिखना पड़ेगा। यहाँ होगा AD इंटू EL और इसके नीचे भी होगा हाफ इंटू DB इंटू EL। यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखो तो देखोगे कि ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, EL कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा मेरे भाई, तो आपके पास जो बचा वो बचा AD अपॉन DB बचा। और इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे मेरे भाई। आपके पास जो बचा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे। फिर से आपको दो बार एरिया निकालना है। जैसे ये दो एरिया आप निकाले, फिर से आपको सेम वही काम करना है, इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है, लेकिन इस बार हाइट अलग होगा। और आपने जो है DBE का एरिया निकाला था, ये DBE का, इस बार आप DCE का एरिया निकालोगे। उसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, पहले आप निकालोगे, आप जानते हो कि एरिया जो मेरा ADE है ट्रायंगल का एरिया, वो बराबर है ट्रायंगल का एरिया जो मेरा AED के बराबर AED के बराबर भी है। यानी अगर आप इस ट्रायंगल को AD और E लेते हो, तो जिसमें हाइट आप EL लेते हो, अगर उसी ट्रायंगल को आप ऐसे लिखो AED, इस बार हाइट आपका DM होगा, बाकी नहीं होगा मेरे भाई, जिसमें आपका बेस जो है वो AE हो जाएगा, AE आपका बेस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल तो एक ही नाम है, बस साइड्स आपने जो है एक का साइड को आपने इधर से लिखा है, दूसरे के साइड को आपने इधर से लिखा है, दोनों एरिया आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एरिया अगर बराबर है तो इसका एरिया क्या होगा मेरे भाई, हाफ इंटू AED में। अगर हम आएंगे ट्रायंगल में AED में, तो बेस क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो बेस तो मेरा होगा AE, बेस तो मेरा होगा AE, लेकिन हाइट जो इस बार होगा वो मेरा DM होगा मेरे भाई, DM हाइट होगा, जिसको आपने ऐसे लिख लिया कि हाफ इंटू AE इंटू DM होगा मेरे भाई। फिर उसके बाद अगर आप एरिया निकालना चाहो किसका, अभी हम लोग पढ़े ECD का, जैसे हम लोग इससे पहले निकाले थे DBE का, इस बार हम लोग एरिया निकालेंगे ECD का, जिसमें मेरे भाई अगर इसका आप एरिया निकालोगे तो इस ट्रायंगल में आपका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ तो रहेगा ही। जब आप बेस लिखोगे तो बेस आपका होगा EC, लेकिन इस ट्रायंगल का हाइट भी आपके पास DM ही होगा मेरे भाई। जैसे कि आप फिगर को अच्छे से देखो, यानी DEC जब आप ट्रायंगल लोगे तो बेस तो आपका EC होगा, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो तो इसका परपेंडिकुलर हाइट जो है वो बाहर की ओर है। क्या कौन सा होगा, तो ये DM इस ट्रायंगल का हाइट होगा, यानी एक्चुअल ट्रायंगल ये ऐसा होना चाहिए था, DCM होना चाहिए था, जिसमें DM जो है इसका हाइट होगा, परपेंडिकुलर हाइट होगा मेरे भाई। इस चीज़ को भी आपने यहाँ लिख लिया। जैसे ही आपने यहाँ लिखा, अब इन दोनों का भी रेशियो आप लिखोगे। इसीलिए जब दोनों ट्रायंगल का रेशियो आप निकालोगे मेरे भाई, यानी एरिया जो आपने निकाला है ADE का और जो आपने एरिया निकाला है ट्रायंगल ECD का, इसका निकाले आप हाफ इंटू AE इंटू DM, और इसका आप एरिया निकाले हाफ इंटू EC इंटू DM, जिसमें आपने क्या देखा कि ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, DM कैंसिल आउट हो गया, आपके पास AE अपॉन EC बचा मेरे भाई, जिसको आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास आ गया मेरे भाई। दोनों इक्वेशन को आप एक साथ मिला करके लिखोगे तो आपके पास साइड्स आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि जो आपका ट्रायंगल था DBE जो आपने ट्रायंगल निकाला था उसका एरिया, और ECD जो ये इसका एरिया आपने निकाला, यानी दोनों का ये वाला एरिया, एक का ECD, इससे पहले जो आपने निकाला था DBE एरिया, दोनों का बेस जो है DE ही था, क्योंकि दोनों में DE से मैच कर रहा था। तो दोनों का बेस अगर DE था तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रायंगल भी आपस में उसका एरिया भी बराबर होगा। अगर वो बराबर होगा तो आपका साइड भी प्रोपोर्शन में हो जाएगा। उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि नाउ आपने जो एक ट्रायंगल का एरिया निकाला जिसका नाम था DBE, एंड आपने जो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है जिसका नाम था ECD, दोनों का बेस जो है वो DE है मेरे भाई, बीइंग
ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस डी, दोनों का बेस जो है वो सेम था, डी था। इससे ये पता चला कि एरिया जो होगा मेरा डी बी ई का वो बराबर होगा एरिया मेरा किसका, ई सी डी का। इससे ये पता चला किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस आपस में बराबर हो जाए इसका मतलब कि उसका एरिया भी आपस में बराबर होता है। यानी इधर वाले का ये और इससे पहले वाले इक्वेशन का जो नीचे वाला ट्रायंगल था, ये दोनों का बेस मेरा डी था, इसलिए इसका एरिया बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन आपका था क्या, तो पहला इक्वेशन में जो था वो था आपके पास ए डी अपॉन डी बी, वो बराबर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या था आपका, ए ई अपॉन ई सी, और इसी चीज़ को प्रूफ करना था मेरे भाई, और ये प्रूफ्ड भी हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि कैसे हमने जो है थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया मेरे भाई। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि हमने कैसे जो है इसको सॉल्व किया, कैसे प्रूफ किया, ताकि आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से बना करके आओ और बनाने के बाद आपको किसी तरीके का दिक्कत ना हो मेरे भाई। आप एक बार फिर से देख सकते हो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है मेरे भाई। आप अच्छे से देख करके एग्ज़ाम में इसको जाओ, आप बार बार इस वीडियोज़ को देखो। एक अच्छे से अगर आप देखोगे तो एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूफ किया मेरे भाई, ये आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद बीपीटी जैसे ही हमने प्रूफ किया, इसके बाद इसका कन्वर्स थ्योरम भी है, इसका जस्ट उल्टा थ्योरम भी है। उसमें आपको क्या गिवन रहेगा, इसमें ये गिवन था कि एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल था और ये आपको साइड का रेशियो जो है प्रोपोर्शन में दिखाना था। लेकिन इसका कन्वर्स आपसे ये पूछेगा कि इस बार साइड का प्रोपोर्शन आपको गिवन है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो साइड जो है दूसरे के पैरेलल है। यानी इसके बाद इस बार जस्ट इसके अपोजिट आपको बताना होगा। उसमें आपको पैरेलल साइड्स गिवन था तो साइड का रेशियो पूछा गया, लेकिन कन्वर्स में आपको साइड का रेशियो गिवन रहेगा मेरे भाई, और आपसे साइड पैरेलल पूछा जाएगा कि जो लाइन डी ई है वो थर्ड साइड्स के पैरेलल है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि आखिर हम उसको कैसे जो है प्रूफ करेंगे मेरे भाई। अब देखते हैं मेरे भाई कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमसे क्या पूछता है और कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं मेरे भाई। ये देखा जाए और सीखा जाए कि आखिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर आपके एग्जाम में आ जाए मेरे भाई तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। पूछा गया कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कोई एक लाइन है जो कोई ट्रायंगल का दो लाइन है, जैसे ए बी है और ए सी है, और ये दोनों जो है एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट होने के बाद जो है सेम रेशियो में वो डिवाइड होता है। तो आपको बताना है कि द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो आपने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया है ये तीसरे साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। यानी आपके पास ये गिवन है कि ए डी और जो डी बी का रेशियो है, ए ई और ई सी का जो रेशियो है, अगर वो आपस में बराबर है तो आपको बताना है कि ये डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, हमने उसका नाम एफ़ दिया। ये एफ़ जस्ट ई से ऊपर था, हमने थोड़ा इसको दूर इसलिए बनाया ताकि ये फिगर में आपको क्लियरली दिखे। हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ये कहा कि डी ई अगर पैरेलल नहीं है बी सी का तो हमने एक डी एफ नाम का लाइन ड्रॉ किया जो कि जस्ट इससे हल्का ऊपर था, लेकिन फिगर में हमने इसको थोड़ा ऊपर दिखाया है ताकि आपको क्लियरली दिखे। और हम इसको लिखेंगे कि डी एफ अगर पैरेलल है बी सी का तो हम कैसे प्रूफ करेंगे बाद में कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल भी हो सकता है। इसके लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि इफ़ पॉसिबल लेट डी ई नॉट बी पैरेलल, अगर डी ई जो है पैरेलल नहीं है देन there must be another line through D which is parallel to BC, इसका मतलब ये हो गया कि DF जो है वो मेरा पैरेलल है BC का, ये हमने मान लिया। DE अगर पैरेलल नहीं है BC का तो हमने ये मान लिया
कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी का। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया जो कि जस्ट ई से ऊपर पॉइंट था और हमने कहा कि ये डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है मेरे भाई तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि मेरा ये डी ई भी बी सी के पैरेलल है। हमने तो ये कह दिया कि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो डी ई भी कैसे पैरेलल होगा? ये तभी पॉसिबल है मेरे भाई जब ये डी एफ लाइन जो है डी ई के ऊपर चढ़ करके जाता हो, कॉन्साइड करता हो। कॉन्साइड का मतलब होता है एक ही लाइन पर दूसरा लाइन अगर चढ़ के जाता है उसको कॉन्साइड कहते हैं। यानी डी ई पैरेलल बी सी के तभी हो सकता है जब ये डी एफ जो है डी ई के ऊपर कॉन्साइड करते हुए चढ़ते हुए जाता हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है मेरे भाई। कैसे प्रूव करेंगे आगे देखते हैं। आगे लिखेंगे मेरे भाई कि बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी हैव, क्या मेरे पास गिवन था मेरे भाई? तो हम लोग के पास गिवन था कि जो ए डी अपॉन डी बी है वो बराबर है ए एफ अपॉन एफ सी का। यानी कि हमने फिगर में जो ये लिखा था, फिगर जो आपने देखा, मैं फिगर यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मेरे भाई। फिगर हमारे पास ये था कि ये ट्रायंगल अगर मेरा ए बी सी है और ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, हमने डी से ही एक एफ पॉइंट भी ड्रॉ किया है। अगर हम थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करें तो अगर हम डी और एफ को अपना जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान ले मेरे भाई, तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि आपने अगर इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट माना है तो ए डी अपॉन जो डी बी का साइड का रेशियो होगा वही आपका ए एफ अपॉन एफ सी होगा मेरे भाई, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है? बट हमारे पास गिवन ये है कि ए डी अपॉन जो डी बी है मेरा वो बराबर है ए ई अपॉन ई सी का। ये तो मेरे पास गिवन है मेरे भाई, जिसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। आप पहला और दूसरा इक्वेशन को गौर से देखो तो ये चीज़ इसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज़ भी इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ से लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये वाला चीज़ इसके बराबर है मेरे भाई तो ये चीज़ भी इसके बराबर होगा। यानी ए एफ अपॉन एफ सी जो होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी का होगा मेरे भाई। आपने पहला और दूसरा इक्वेशन से ये तो साइड का रेशियो दिखा दिया कि ये साइड का रेशियो जो है आपस में बराबर है, लेकिन अभी भी आप पैरेलल के कंडीशन तक नहीं पहुँचे। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के दोनों साइड के रेशियो में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि एडिंग 1 टू बोथ साइड्स वी गेट, क्या हमें मिलेगा मेरे भाई? जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो इसके पास अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ए एफ अपॉन एफ सी के पास जैसे ही 1 ऐड करेंगे और ए ई अपॉन ई सी के पास हम जैसे ही 1 को ऐड करेंगे मेरे भाई, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या होगा मेरे भाई? एफ सी होगा। इसके एफ सी के टेबल में एफ सी तो आ जाएगा, तो ये ए एफ ही रहेगा मेरे भाई। लेकिन इसके नीचे जो 1 छुपा हुआ, 1 के टेबल में एफ सी टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पर एफ सी हो जाएगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ यहाँ भी होगा, ई सी का ई सी रह जाएगा और ये ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा मेरे भाई। जब आप इसका एलसीएम लोगे, आपने क्या देखा कि ए एफ और एफ सी, अगर आप फिगर में ध्यान से देखो, ए एफ और एफ सी को हम अब डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं? ए सी, नीचे एफ सी का एफ सी रहेगा। वैसे ही फिगर में आप देखो ए ई और ई सी को भी हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ भी हम ए सी अपॉन ई सी लिख सकते हैं। अब हम क्या देखें कि दोनों में ए सी अगर हम कॉमन ले लें तो दोनों का ए सी आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो दोनों का ए सी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास ये बचेगा कि ई सी जो है वो बराबर है एफ सी का। ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मेरे भाई। ई सी जो है क्या मेरे पास बचा कि ई सी जो है वो बराबर है एफ सी का। फिगर को देखते हुए ये तो हमको नहीं दिख रहा है कि ई पॉइंट से लेकर के सी तक का जो दूरी है वही कहा गया कि एफ से लेकर के सी तक का दूरी है, लेकिन फिगर में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि ई से सी तक का दूरी और एफ से सी तक का दूरी बराबर हो, जब ये लाइन जो है ये डी एफ लाइन इसी के ऊपर चढ़ करके जाता हो, कॉन्साइड करते हुए जाता हो, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों का दोनों पॉइंट जो है वो आपस में बराबर होगा। इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन दिस इज़
possible only when E and F coincide COINCIDE coincide, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट जो है कॉन्साइड करे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके जाए। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो हमारा DE होगा वो पैरेलल होगा BC के, और यही आपको प्रूव्ड करना था मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव किया मेरे भाई। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके का दिक्कत ना रहे। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई कि हमने कैसे थेल्स थ्योरम को और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूव किया मेरे भाई। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा मेरे भाई, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि आप भी सीख पाओ मेरे भाई और आपके दोस्त भी जो है वो भी सीख पाएँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए मेरे भाई। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत हो मेरे भाई, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का शौक़ पूरा कीजिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सरसाइज 6.1 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई। इससे पहले लास्ट वीडियोज़ में हम लोग थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सीखे थे मेरे भाई कि हम उसको कैसे प्रूव करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। और इसमें 3 सवाल आपको गिवन है जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे ये पूछा गया कि जितने भी सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं मेरे भाई। तो सारे के सारे सर्कल जो है वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखने में होते हैं। वैसे ही ऑल स्क्वायर, जितने स्क्वायर्स भी होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं मेरे भाई। और जितने इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो भी सिमिलर होता है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा फिगर जिसका साइड जो है इक्वल हो, एक जैसा हो, वैसे सारे फिगर जो है वो सिमिलर होते हैं मेरे भाई। उसके बाद चौथा ये पूछा गया कि अगर 2 पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स भी हैं और वो सिमिलर है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा मेरे भाई। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा मेरे भाई। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मेरे भाई। यही थेल्स थ्योरम कहता है। तो आई होप ये चारों का चारों फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपसे ये पूछा गया। 2 में ये पूछा गया कि आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर फिगर के भी और 2 एग्जाम्पल देने हैं नॉन सिमिलर फिगर के भी। कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे भाई, आपको बनाकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सिमिलर फिगर पूछा गया था मेरे भाई। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 2 फिगर को सिमिलर कब कह सकते हैं हम। तो ये तब कह सकते हैं जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो, ये 60 है तो ये भी 60 हो, ये 60 है तो ये भी 60 हो, या फिर साइड का रेशियो बराबर है। यानी इसका ये 2 गुना है, इसका भी ये 2 गुना है, इसका भी ये 2 गुना है। यानी आपने क्या देखा कि साइड का रेशियो भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। वही आपको यहाँ स्क्वायर में भी देखने को मिल रहा है। साइड्स जो गिवन है वो सारे के सारे 1 सेंटीमीटर के हैं और यहाँ पर साइड जो है 2 सेंटीमीटर के हैं। जब इसका आप रेशियो निकालोगे तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सब आधा 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 ही होगा। यानी आपने इससे ये देखा कि साइड का रेशियो अगर इक्वल हो और एंगल भी अगर इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब सामने सामने का एंगल अगर आपस में बराबर हो तो वो साइड हमेशा सिमिलर फिगर, वो फिगर हमेशा सिमिलर फिगर कहलाता है मेरे भाई। लेकिन इसमें आपसे ये 2 फिगर बनाने को कहा गया था सिमिलर फिगर। 2 नॉन सिमिलर फिगर भी आपको बनाने के लिए कहा गया था मेरे भाई। ये नॉन सिमिलर फिगर है। आपने एक तरफ स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, एक तरफ ट्रेपीजियम, दोनों का दोनों डिफरेंट है इसलिए नॉन सिमिलर हो गया। एक तरफ आपने ट्रायंगल, एक तरफ पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, ये भी नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आई होप समझ में आ गया कि सिमिलर फिगर किसको कहते हैं और नॉन सिमिलर फिगर किसको कहते हैं मेरे भाई। अब सवाल नंबर 3 ये था, वो भी देखते हैं मेरे भाई क्या पूछा गया। सवाल नंबर 3 आपसे ये पूछा गया कि अगर आपके पास ये 2 फिगर गिवन है तो आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर है या फिर नहीं है। तो यहाँ से देखने के बाद हम क्या देखें मेरे भाई कि साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। 1.5 का 2 गुना है ये, इधर से भी 1.5 का ये 2 गुना है, इधर से भी 1.5 का ये 2 गुना है, इधर से भी 1.5 का 2 गुना है। यानी सब में हमने देखा कि रेशियो बराबर है। लेकिन अगर आप एंगल देखो तो यहाँ 90 है लेकिन इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं है। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये 90 है तो इसका ये 90 नहीं है।
यानी साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल है, यानी सेम इक्वल है, लेकिन एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फिगर सिमिलर नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर तब कहा जाता है जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो तब, या फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम हो तब। ये दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कहे जाते हैं, या फिर दो फिगर सिमिलर कहे जाते हैं। इसलिए दोनों का दोनों फिगर सिमिलर नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शन में है, लेकिन इसका एंगल जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं कहलाएगा। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे मेरे भाई, आइए देखते हैं। फिगर तो देख लिया कि फिगर में साइड का रेशियो तो जो है वो इक्वल सेम प्रोपोर्शन में है, लेकिन एंगल जो है वो इक्वल नहीं है मेरे भाई। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे कि द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCD, यानी ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो हैं PQRS और ABCD आर इन द सेम रेशियो, और रेशियो क्या था मेरे भाई, तो वो रेशियो आपके पास था 1:2, यानी 2 गुना है, ये 1 है, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा मेरे भाई, है ना, यानी 1:2 का रेशियो है। लेकिन आपने क्या देखा कि द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल of the two quadrilaterals are not equal, hence the two quadrilaterals are not similar. The two quadrilaterals आर नॉट सिमिलर। ऐसे आपको लाइन लिखना पड़ेगा मेरे भाई। कब, जब किसी भी दो फिगर में साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो और एंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हो, तो वो फिगर कभी भी सिमिलर नहीं होगा मेरे भाई। दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना ही चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आया मेरे भाई। एक्सरसाइज 6.1 में मात्र 3 ही सवाल गिवन था, जिसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स था जो कि हम लोगों ने देखा। दूसरा सवाल में सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर पूछा आपसे गया था, तो वो भी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम फिगर बनाएंगे। और थर्ड सवाल में आपको फिगर गिवन था और आपको बताना था कि ये सिमिलर है या फिर नहीं है। तो आपने ये भी देखा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी फिगर सिमिलर कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से जारी रखिए, खूब मेहनत कीजिए मेरे भाई। जो भी आपने सपना सोचा है उसको आप साकार कीजिए, और वो तभी फुलफ़िल हो सकता है मेरे भाई जब आप अच्छे से मेहनत करें। इसलिए आप अपनी मेहनत में कमी नहीं कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आप अपने सारे शौक़ को पूरा कीजिए मेरे भाई, आप अपने माँ बाप के शौक़ को पूरा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए मेरे भाई। कमेंट में आप डन या फिर थैंक यू ज़रूर लिख करके भेजें।